अगर आपने नाम सुना हो तो पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी। उनका साउथ वेस्ट की एंट्री थी। और मर्डर, एक्सीडेंटल डेथ और रोड एक्सीडेंट, ये तीन मिलती ही मिलती है। अभी ऋषभ पंत उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका कुछ कनेक्शन है मतलब वास्तुशास्त्र से कि उनके घर में कुछ ऐसा हुआ हो तभी उनका एक्सीडेंट हुआ? हाँ बिल्कुल, उनके साउथ में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उनके साउथ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। जो सोने की लंका हम सुनते हैं, रावण की सोने की लंका थी, वो सब विश्वकर्मा जी ने ही बनाया वो सब। बिल्कुल, वो रावण की सोने की लंका नहीं थी, वो तो रावण ने ले ली थी। ली थी, वो शिव जी की सोने की लंका थी और उन्होंने पार्वती जी के लिए बनवाई थी, पर रावण ने अपने छल और कपट से वो उनसे ले ली थी। मतलब अगर किसी को मतलब ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो साउथ की साइड चला जाए। हाँ, अगर साउथ की साइड नहीं जा सकता तो अपने घर का साउथ ठीक कर ले, साउथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मान लीजिए जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो वो भी किसी वास्तु दोष की वजह से होगा? बिल्कुल होता है। आपके घर की अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई कमी है तो आपके पास रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। आजकल की जो जनरेशन है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कपल्स फेस करते हैं कि वो लोग कंसीव नहीं कर पाते। किसी को कोई प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं होती पर स्टिल दे कांट कंसीव, तो उसकी प्रॉब्लम ही दिशा है कि वो गलत डायरेक्शंस में सो रहे हैं वो लोग। तो एक नए कपल का किस डायरेक्शन में रूम होना चाहिए, कहाँ पे वो उनका बेड होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है। Everyone knows about architects and engineer, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट और इंजीनियर कौन थे? हम सब अपना घर बनाते हैं और उसमें वास्तु शास्त्र का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि पहले वास्तु कंसल्टेंट कौन थे और ये वास्तु शास्त्र आया कहाँ से? तो यही सब जानने के लिए, वास्तु शास्त्र के बारे में जानने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही यंग आर्किटेक्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हैं, मिस्टर नवजोत सिंह। सर, स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अस हियर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर आर्किटेक्ट कौन थे? मैम, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स को अगर किसी ने डिज़ाइन किया है तो विश्वकर्मा जी इसीलिए पहचाने गए हैं कि यूनिवर्स की जितनी भी एक से एक छोटी डिटेल्स हैं, जितनी भी उसकी डिग्निटी को डिज़ाइन किया है, वो विश्वकर्मा जी ने किया। इसीलिए उनको विश्वकर्मा जी को यूनिवर्स का पहला आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट कहा गया है। अगर हम बात करें उनकी हिस्ट्री की, तो ऐसे कौन से कंस्ट्रक्शंस हैं? यूनिवर्स तो आपने बता दिया कि पूरा यूनिवर्स ही उन्होंने ही डिज़ाइन किया है, लेकिन कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं मेनली जो आप बताना चाहें कि उन्होंने डिज़ाइन किए हैं? अगर हम बात करें तो चारों ही युगों में विश्वकर्मा जी का अपना अपना रोल रहा है। अगर बात करें कि जब हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में स्वर्गलोक, त्रेता में श्रीलंका, द्वापर में द्वारका, और कलयुग की बात करें तो कलयुग में जो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर शहर है वो भी विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया है। मतलब जितनी भी हम क्रिएचर्स देखेंगे जो अपने आप में डिटेल्स बताती हैं, सब विश्वकर्मा जी द्वारा है। और इवन नॉट ओनली सिटीज, नॉट ओनली मतलब जितनी हमारी बिल्डिंग्स हैं, अगर हम बात करें शिव जी का जो त्रिशूल है, जो वेपन्स हैं, शिव जी का त्रिशूल है, ये सब विश्वकर्मा जी द्वारा डिजाइन है, उनके द्वारा बनाए गए हैं। मतलब जो सोने की लंका हम सुनते हैं, रावण की सोने की लंका थी, वो सब विश्वकर्मा जी ने ही बनाया वो सब? बिल्कुल, वो रावण की सोने की लंका नहीं थी, वो तो रावण ने ले ली थी। ली थी, वो शिव जी की सोने की लंका थी और उन्होंने पार्वती जी के लिए बनवाई थी, पर रावण ने अपने छल और कपट से वो उनसे ले ली थी। तो विश्वकर्मा, अब आप खुद देख लीजिए कि कितनी सुंदर रही होगी कि रावण के मन में उसको लेकर लालच आ गया और उसने वही उनसे दान में मांग ली। ये विश्वकर्मा जी का अपने आप में, उनकी जो स्किल्स हैं वो उसको जस्टिफाई करती हैं। लेकिन जो आज के आर्किटेक्ट्स हैं वो मतलब विश्वकर्मा जी मतलब इतने स्किल्ड थे, तो वो आज के आर्किटेक्ट्स में वो सब स्किल्स कैसे आए? मतलब उस तरीके के, क्योंकि पहले के जो कंस्ट्रक्शंस होते थे, जैसे आप सोने की लंका बता रहे हैं, इंद्रप्रस्थ बता रहे हैं, वो उसका एक अलग ही लेवल था। Exactly. और आज के उसमें मतलब अगर हम चाहें तो आर्किटेक्ट्स में कैसे आए उसके? मैम देखिए, इसमें तो अपने बिलीव की भी बात है ना, कि और बिलीव की बात है, प्लस क्या है कि आप कितने बेसिक्स अपने क्लियर कर लेते हो, आपकी स्किल्स कितनी स्ट्रांग हैं। मतलब मैंने एक कोट पढ़ा था कि you can dream, create and build the most beautiful spaces in the world, but to make dream a reality it needs a skills,
इट नीड्स के स्किल्स आपकी टीम में हो, आप में हो। और मेरे को लगता है कि शायद अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे से ज़्यादा स्किल्ड टीम अगर मेरे पास होगी तो मेरे रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। तो ये सारी वाली बात है कि आपकी टीम कितनी स्किल्ड है और आप कितना डेडिकेटेड हो अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अगर हम बात करें वास्तु शास्त्र की, तो एक्चुअल में वास्तु शास्त्र है क्या? मैम, अगर मैं आपको बताऊं कि वास्तु है कि सही एनर्जीज को सही जगह पर लोकेट करना। हर एनर्जी की मतलब हर एलिमेंट की अपनी अपनी एनर्जीज हैं, उनको हम जितना सही लोकेट कर देंगे वही एक इन शॉर्ट वास्तु है। अदरवाइज तो जोन्स हैं, डायरेक्शंस हैं। लेमन लैंग्वेजेस में लोग सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन 4 डायरेक्शंस को जानते हैं, पर हमारे हिसाब से देयर आर 32 डायरेक्शंस, 32 दिशाएं हैं, 32 एग्जैक्टली 32 जोन्स हैं। उनके सबके अपने अपने फायदे नुकसान है, तो इन सब को सही जगह पर चैनलाइज करना, एनर्जीज को चैनलाइज करना, ये वास्तु। क्योंकि नॉर्मली तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये सब ही लोगों को पता होता है। पर हमारे हिसाब से देयर आर 32 जोन्स। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद हम उनको ग्रिड करते हैं N1 N2 ऐसे कर करके, मतलब मल्टीपल डिविजन्स हैं, ये है। तो लेकिन जो ये आपने बोला कि एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, तो ये मतलब डायरेक्शन और पॉजिटिव एनर्जी मिलके मतलब क्या ऐसा स्पेशली क्रिएट हो जाता है कि जो चेंजेस आ जाते हैं? मैम, आप एक एग्जांपल लीजिए कि फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट है, अग्निकोण है, वहाँ पर अगर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको वहाँ पैसा भी रखा है, तो पैसा भी क्या होता है, एक रनिंग फायर होती है, उसको भी हम एनर्जी मानते हैं कि अगर आपका वहाँ पे पैसा रखा है तो वो ग्रो करेगा। वहीं पर अगर साउथ की जगह पर हमने कहीं कोई भी चीज़ हमारा समथिंग रिलेटेड टू वाटर के, मान लीजिए हमारे वॉशरूम्स हैं या कुछ है, तो वो हमें डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। तो मतलब डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर मान लीजिए किसी ने वास्तु के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया है घर, हाँ जी। तो उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मैम देखिए, डिपेंड करता है कि क्या क्या दोष हैं, है ना। एक घर में मल्टीपल दोष भी हो सकते हैं। फिर क्या है, वो डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर कोई स्टडी रिलेटेड दोष है कि पढ़ाई का इम्पैक्ट आएगा, तो उस घर में जो भी बच्चा होगा जो पढ़ रहा होगा उसको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एनी फॉल्ट रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज, तो जो भी उस घर का अर्निंग पर्सन है उस पर उसका रोल आएगा। पता कैसे चलेगा? पता तो उनकी फैमिली से चलेगा कि उनकी फैमिली मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। उस ऐसे भी हो सकता है कि मतलब इतने सारे फ्लॉट्स हों कि वो चूज ही नहीं कर पा रहे हैं हमें ठीक किसे करना है पहले। तो ऐसी कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है कि जो मतलब देख के पता चल जाए कि हाँ ये वास्तु दोष है, इसी वजह से हुई है, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है कि कुछ घर होते हैं जिन घर से बीमारियां ही नहीं बाहर निकलती। कभी ना कभी हमेशा कोई ना कोई मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगे ही रहना, है ना, और कैश फ्लो बहुत होना पर रुकना नहीं। तो ये सब वास्तु दोष ये सब वास्तु दोष है। अच्छा, मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी है, तो क्या रीज़न है, क्या कौन सा ऐसा वास्तु दोष है जो उसे कैंसर की बीमारी है? मैम, जो मैंने अपने केसेस में पाया है और जो हम लोग मानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारी दिशा होती है घर की, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण भी कहते हैं, तो उसमें अगर किसी के भी घर में किचन है और टॉयलेट है, ओवरहेड टैंक्स हैं, तो उस घर में फॉर श्योर एक ऐसी बीमारी आएगी जो कैंसर हो गया, या जो आपको अल्टीमेट डेथ तक लेके जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कैंसर को हम क्योर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है। तो इसकी कुछ रेमेडीज भी होती होंगी? मैम, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कमी है उसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन, टॉयलेट और ओवरहेड टैंक्स, इनकी कोई रेमेडी नहीं है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि हमको उसको रिलोकेट करना ही पड़ेगा। और अगर कोई हमें कहता है कि उसके पास इलाज है, तो दैट मीन्स उसके पास कोई सामान है, उसको बेचना है। अगर किसी को मतलब किसी को विश्वास ही नहीं है कि ये वास्तु की वजह से ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो उसका क्या? मैम, वो हमारा फिर क्लाइंट भी नहीं है। मतलब बिलीव सबसे पहले है। ये एनर्जी ही ऐसी है कि पहली बात तो ये बिलीव करने पे मजबूर कर देती है। और मैं पर्सनली उन लोगों को एंटरटेन ही नहीं करता जो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, क्योंकि विद टाइम मुझे पता है वो मान जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो वो भी किसी वास्तु दोष की वजह से होगा? बिल्कुल होता है। आपके घर की अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई कमी है तो आपके पास रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। आजकल की जो जनरेशन है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कपल्स फेस करते हैं कि वो लोग कंसीव नहीं कर पाते। किसी को कोई प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं होती पर स्टिल दे कांट कंसीव। तो उसकी प्रॉब्लम ही दिशा है कि वो गलत डायरेक्शंस में सो रहे हैं वो लोग। तो एक नए कपल का किस डायरेक्शन में रूम होना चाहिए, कहाँ पे वो उनका बेड होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है।
तो मतलब कहाँ पे होना चाहिए ये, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए अगेन नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में अगर उनका बेड हो तो दे कैन हैव अ सक्सेसफुल लाइफ टुवर्ड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैरिड लाइफ। सिर्फ एक कंसीव वाली प्रॉब्लम, मतलब अंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, नहीं क्लियर हो पा रही हैं, ये सब उसी चीज़ का इम्पैक्ट है। अच्छा, वास्तु शास्त्र ज्योतिष से रिलेट करता है या साइंस है? प्योरली साइंस है। मैं तो कहता हूँ ज्योतिष भी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये मुझे ऐसा लगता है सनातन की दो संतान हैं, पैरेलली चलती हैं। और क्या है कि जैसे वास्तु में फॉर एग्जांपल हमें ये तो पता लग गया कि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो कैंसर होगा, पर मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर हैं, अब किसको होगा? तो जिसका भी हॉरोस्कोप कमजोर होगा और जैसे ही उसका टाइम आएगा तो वो अपना काम कर जाएगा। मतलब वास्तु शास्त्र घर से मतलब घर पे तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन किसी पर्सन पे भी इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली वो कैसे हम जस्टिफाई करेंगे ना कि 4 लोग हैं तो किसको कैंसर हुआ, या कि एक को ही हुआ 3 को तो हुआ नहीं। मतलब सब इंटरकनेक्टेड है। सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, जैसे वास्तु शास्त्र है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही इसका कनेक्शन है? हिंदू धर्म में ही वास्तु शास्त्र होता है या फिर बाकी सब धर्मों में भी इसका कोई कनेक्शन है? मैम मेरे पास तो हैं सब धर्म के क्लाइंट। इट्स जस्ट कि जो हिंदू है वो शायद अपफ्रंट आके बोलता है और जो बाकी धर्म है वो नहीं बोलते। अदरवाइज सबके हैं कि कोई किसी डायरेक्शन, थोड़ा सा डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं कि हिंदू है तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन क्या काम करेगी, कोई दूसरे सेकंड धर्म से आता है उसके लिए क्या काम करेगी। अदर देन दैट सब बिलीव करते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाता है इसमें? मैम डिफरेंस आता है कि बेसिकली कि किसी के लिए ईस्ट ज़्यादा प्रॉस्पेरियस है, किसी के लिए वेस्ट ज़्यादा है, तो सबकी इम्पैक्ट अपना अपना है सबके डायरेक्शंस के हिसाब से। अच्छा, घर का वास्तु शास्त्र होता है तो देश का भी वास्तु शास्त्र होता है? बिल्कुल होता है मैम। हम हमेशा कहते हैं कि घर में अगर आपका साउथ अच्छा है तो आपके घर में जो प्रोस्पेरिटी है और आपके घर में वेल्थ होना, ये सब आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। आप देखो कि अगर हम बात करें कि दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में साउथ दिल्ली में सारे अमीर लोग रहते हैं, बॉम्बे में चले जाते हैं साउथ बॉम्बे में सब अमीर लोग रहते हैं। हम देश की बात करें तो इंडिया का जो साउथर्न साइड है वो सबसे ज़्यादा रिच है। हमारा जो जितनी इंडिया की जो नेटवर्थ है उसका मेजर पार्ट साउथ में है। तो ये तो पूरे लोकेशन पे जितना भी हमारा एरिया है सब पे इम्पैक्ट होता है उसका। मतलब अगर किसी को मतलब ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो साउथ की साइड चला जाए। हाँ, अगर साउथ की साइड नहीं जा सकता तो अपने घर का साउथ ठीक कर ले, साउथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे थोड़ा सा इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि नॉर्थ कभी भी घर का हैवी नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर आवर कंट्री। इंडिया के नॉर्थ में पहाड़ हैं, अगर आप गौर करो तो जम्मू कश्मीर से लेके सारी बेल्ट हमारी नॉर्दर्न साइड आती है और सब जगह पहाड़ हैं जी। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग उलझे रहते हैं कि कभी यहाँ से वॉर हो रहा है, कभी यहाँ से युद्ध हो रहा है। पर उसका थोड़ा सा अभी एक प्रभाव कैसे कम होगा कि जैसे आपने देखा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इंस्टॉल हुई है वेस्ट साइड में, तो जो उसका इम्पैक्ट है कि नॉर्थ हैवी है उसको थोड़ा सा उन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी। अब मेरे को पता नहीं कि वो किसी ने बताया था या वो कोइंसिडेंटली हुई है। अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है। पर मतलब ये सब चीजें भी जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी आप बता रहे हैं ये इंस्टॉल हुए, तो ये इसका भी कनेक्शन हाँ जी, वो एग्जैक्टली उसने उस पार्ट को हैवी कर दिया। व्हाट वी डू कि अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट हैवी है तो हम उसके घर का काउंटर करने के लिए साउथ वेस्ट को हैवी कर देते हैं। सेम गोज फॉर आवर कंट्री कि जैसे हमारा नॉर्थ साइड में हमारे पहाड़ थे हैवी था, तो अब जैसे वेस्ट में साउथ वेस्ट में हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गई तो उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे, और आप देख भी सकते हो जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी इंस्टॉल हुई है उसके बाद वॉर्स भी कम हुई हैं और जितने मतलब हमारी जो कंट्री है वो टूवर्ड्स डेवलपमेंट ही है। अच्छा, जैसे हम कोई होम मतलब घर लेते हैं, किराए पे घर लेते हैं, रेंट पे घर लेते हैं, तो उसमें नहीं ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई वास्तु देख के ही घर लेगा रेंट पे। तो क्या करना चाहिए? पहले हमें देखना चाहिए वास्तु वहाँ का ठीक है या नहीं, या फिर हम बाद में भी कुछ ठीक कर सकते हैं? मैम अगेन डिपेंड करता है कि दोष क्या है। सबसे पहले तो जब आप रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप पहले चेक करो, क्योंकि क्या है कि जस्ट बिकॉज वो रेंट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। सारा इम्पैक्ट आपकी फैमिली के ऊपर ही आएगा। आप पहले चेक करो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रीटेबल हैं, रेमेडीज के साथ ट्रीट करी जा सकती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है लेके। अगर कोई ऐसा दोष है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है देन वी कांट गो फॉर दैट। जैसे मान लीजिए किसी को जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेकिन उसका वास्तु का नहीं पता चल पा रहा है, उसको नहीं पता चल पा रहा है, तो उसका क्या मतलब कौन सा दोष हो सकता है और उसके क्या रेमेडीज हो सकती हैं?
मैम घर में ना नॉर्थ की डायरेक्शन जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ की होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो ऐसा कर सकता हूँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। तो किसी को अगर जॉब नहीं लग रही या फॉर एग्जांपल बिजनेस में वो कोशिश कर रहा है, सब चीज़ें, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ नॉर्थ में उसके प्रॉब्लम है। नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम है। नॉर्थ की अगर एंट्री है वो प्रॉब्लम है, और नॉर्थ में अगर आपकी किचन है तो वो प्रॉब्लम है। सब दिशाओं का अपना अपना एक रीजन है, और उसको अगर हम उसी हिसाब से जनरलाइज कर देंगे तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट विद टाइम देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो जैसे आपने जोन्स बताए, 32 जोन्स आपने बताए, तो मतलब इन जोन्स में से, डायरेक्शंस में से कौन सा जोन मतलब कौन सा है? जैसे बहुत से लोग होते हैं वास्तु कंसल्टेंट के बाद पास नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद से ही थोड़ा सीख कर अपने घर का वास्तु ठीक कर लें। तो कौन से जोन में क्या हम रखें, मतलब कौन सा जोन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीज़ें? देखिए 5 एलिमेंट्स होते हैं वास्तु के: फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई। इनके अपने अपने जोन्स होते हैं, ठीक है। बात करें अगर नॉर्थ से, तो नॉर्थ साइड में आप जितना, नॉर्थ साइड है हमारी के ब्लू स्टोन रखेंगे नॉर्थ में। साउथ साइड की बात करें तो वो हमारा अग्निकोण है। इन सब के असल में क्या है कि इतना वाइड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि क्या है कि सबको अगर हमने बताया उसमें क्या है कि सबके अपने अपने डिग्रीज हैं। वो गलत डिग्रीज, सही डिग्री उठाना भी हर कोई नहीं उठा सकता। आप तभी तो उसकी रेमेडी करोगे ना जब आपको पता है कि आपका ये गेट कौन से डायरेक्शन में है। अनटिल अनलेस हमें सही उसकी डायरेक्शन ही नहीं पता, और विद 11 डिग्रीज में पूरी डायरेक्शन घूम जाती है। तो वो सही डिग्री उठाना अपने आप में पहले है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट तो बाद की बात है। ये है। तो पहले मतलब हमें सबसे पहले तो कि हमारे डायरेक्शंस क्या है, एग्जैक्ट डायरेक्शंस क्या है। यस। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे मंदिर का, बहुत ज़्यादा वो होता है कि किस दिशा में हमारा मंदिर होना चाहिए, किस दिशा में हमें फेस करके पूजा करनी चाहिए, तो वो तो आप बता सकते हैं कि किस दिशा में ज़्यादा सही रहता है मंदिर को रखना? ईशान कोण जो होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है मंदिर के लिए। पर किसी केस में अगर वो नहीं मिल पाती, पॉसिबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल ही नहीं है मंदिर होना, तो वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है। बस ये 2 ही डायरेक्शंस हैं जिसमें हमारा पूजा या हमारा मंदिर हो सकता है, कि एक तो फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, सेकंड है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। और किचन? किचन के लिए साउथ ईस्ट अग्निकोण। किचन के लिए साउथ ईस्ट जो है वो बेस्ट हाँ, है। अगर किसी के पास साउथ ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो साउथ वाली बेल्ट में, फ्रॉम वेयर द साउथ स्टार्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, ये बहुत बड़ी रेंज हो जाती है घर में। तो इसमें कहीं पे भी हो, कोशिश करें कि मान लीजिए हमारी किचन एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में नहीं आ पाई, पर उसका जो हॉब है वो टूवर्ड्स साउथ ईस्ट हो। मान लीजिए पूरी किचन एक 10x7 किया फॉर एग्जांपल, और वो हमारे साउथ ईस्ट में नहीं आ पाई, तो हम उसका हॉब इस हिसाब से प्लेस करें कि वो टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो। अब किसी को नया घर बनवाना है तो लैंड लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो वो क्या चीज़ ऐसी देखकर लें वो ज़मीन? देखिए सबसे पहले तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो क्या है कि प्रॉपर्टी कभी भी शेरमुखी ना हो। शेरमुखी का मतलब हो गया जिसका फ्रंट ज्यादा है और बैक कम है। आप समझ गए, प्रॉपर्टी कभी भी शेरमुखी ना हो। अगर गोमुखी हो तो इट्स वेल एंड गुड। गोमुखी मीन्स कि जिसका फ्रंट कम है और बैक ज्यादा है। तो ये सबसे पहली चीज है। अदरवाइज बाकी सब चीजों का तो ट्रीटमेंट है। बाकी सब चीज़ों का ट्रीटमेंट बाकी सबको रेमेडीज के साथ किसी ना किसी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पर अगर आपका साउथ ईस्ट, अगर क्या है कि हमारा शेरमुखी प्लॉट है, ट्रीट उसे भी किया जा सकता है। पर जब हम पहले प्रॉपर्टी ले ही रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसी लेना जिसको प्लॉट के हिसाब से ट्रीट ना करना पड़े। और एक हम कहते हैं कि कभी आपके घर की कोशिश करो कि साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो एंट्री होती है उससे हमेशा हमेशा एक्सीडेंटल डेथ मिलती ही मिलती है। साउथ ईस्ट में? साउथ वेस्ट में। हाँ, अगर आपने नाम सुना हो तो पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनका साउथ वेस्ट की एंट्री थी। और मर्डर, एक्सीडेंटल डेथ और रोड एक्सीडेंट, ये 3 मिलती ही मिलती है। अच्छा, मतलब ये सब चीज़ें में इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, अभी ऋषभ पंत उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका कुछ कनेक्शन है मतलब वास्तुशास्त्र से कि उनके घर में कुछ ऐसा हुआ हो तभी उनका एक्सीडेंट हुआ? हाँ बिल्कुल, उनके साउथ में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। उनके साउथ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। मतलब जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, बिल्कुल। इट्स जस्ट कि हम रिलेट कैसे करते हैं। और जब आदमी के साथ ये रिपीटेडली होना लग जाता है ना कि यार ऐसे हुआ था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो आदमी फिर सोचता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है।
ऐसा भी तो होता है कि बताते हैं कि वास्तुशास्त्र अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी बीमारी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम्स होगी। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि हम बिलीव नहीं करेंगे, हम बिलीव ही नहीं करते तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जिंदगी में परेशान रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता, और जिंदगी में परेशान रहते हैं। और मैंने आपको शुरू में भी कहा ना कि मैं पर्सनली एंटरटेन नहीं करता उन लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये घूम फिर के आज नहीं कल, कल नहीं परसों, विद टाइम आ ही जाएंगे। कि जब धीरे धीरे चीज़ों का पता लगता है ना, और क्या है कि हर आदमी की एक लिमिट है, जब तक वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जब उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो फिर वो आएगा ही कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है, कि हम लोग ये फेस करते ही करते हैं ऐसा। अगर किसी को वास्तु सीखना है तो वो कैसे और कहाँ पे सीख सकता है? वास्तु बेसिकली क्या है, एक प्रैक्टिकल स्किल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड स्किल है, बट स्टिल एक विश्वकर्मा प्रकाश के नाम से बुक आती है, उसमें कुछ श्लोक्स हैं और उन श्लोक्स में दिशाओं के हिसाब से वहाँ क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो सब लिखा है। अगर कोई उस बुक को पूरा पढ़ ले, पढ़ के समझ ले, तो उसके लिए वो इनफ है। विश्वकर्मा नाम प्रकाश के नाम से बुक आती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टोर्स वगैरह पे भी अवेलेबल है, पर उसको लेना आसान है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। मतलब वही एक जो प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल, जो सब बिल्कुल, सीखा बिल्कुल, हुआ है, exactly. स्किल्ड है, वही मतलब मेनली तो यही है कि कंसल्टेंट लेना ही पड़ेगा, हमें कंसल्ट करना ही होगा। एग्जैक्टली उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए हमें पता होना, राइट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। इलाज शुरू करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि बीमारी क्या है। अनटिल अनलेस आप सही डायरेक्शंस ही नहीं उठा पाए अपने घर की, आपने वास्तु सीख लिया, मैं कह रहा हूँ आपने बेसिक वास्तु सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, पर आप अपने डायरेक्शंस ही नहीं उठा पाए, और अगर आपके डायरेक्शंस 10-15 डिग्री घूम गई तो सारा जो कंपास है सारा घूम जाएगा। मतलब एक एक मैं ये कहता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ ऐसी है कि आपको अपने केस में कम से कम एक कंसल्टेंट हायर करो, सही कोई भी हो सकता है, सही कंसल्टेंट हायर करो, है ना, जिसको ये नहीं बोल रहे हैं आपके मैं ही हो सकता हाँ कोई भी हो सकता है, जिसको सही डायरेक्शन उठाने जानती हो और वो सही दिशाओं का ज्ञान हो, उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हों जो कहें कि हाँ हमने इनसे काम कराया था, हमें ये बेनिफिट्स, क्योंकि बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो कंसल्ट किया था लेकिन हमें मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें कुछ डिफरेंस देखने को ही नहीं मिला है। मैम क्या होता है कि आदमी ना जब चीज़ें सही होने लग जाती हैं तो भूल जाता है कि सही हुई कैसे थी। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका रेस्टोरेंट था और उसमें उन्होंने को कहा कि उनका रेस्टोरेंट में पार्टी वार्टी ठीक चलती थी, पर उनको कैश फ्लो वैसा नहीं था जैसे रेगुलर का होना चाहिए। तो हमने उनको कोई ट्रीटमेंट बताया कि ऐसे ऐसे भैया आप करो और होगा, वो करा और उनका चलने लगा। अब हमारे बीच में गैप आ गया कि उन्होंने मेरे से रेगुलर एक कम्युनिकेशन नहीं बना के रखी। 6-7 महीने बाद वो वापस आए कि जो आपने ट्रीटमेंट बताया था, जो आपने रेमेडी बताई थी, वो तो काम ही नहीं कर रही। अब मैंने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है काम नहीं कर रही? तो मैंने कहा आपने कुछ चेंजेस करे होंगे। कह रहे हमने कोई चेंजेस नहीं करे। फिर जब वो कम्युनिकेशन थोड़ी बड़ी तो पता लगा कि उन्होंने एक स्टोर रूम ऐड ऑन किया। जब उनका काम अच्छा चला किसी पर्पज से, उन्होंने स्टोर रूम ऐड ऑन किया, उसकी कंस्ट्रक्शन करी, उसके बाद उनके पूरे रेस्टोरेंट का सेंटर चेंज हो गया। अभी कोई प्रॉपर्टी थी, उसका एक सेंटर था, अब एक उसमें स्टोर रूम ऐड ऑन हो गया तो उसका सेंटर चेंज हो गया। सेंटर चेंज होने से उसकी रेमेडी चेंज हो गई। जैसे ही वो सेंटर चेंज हो के अपने उसमें इम्पैक्ट में आया तो उसने काम करना बंद कर दिया। मतलब कुछ भी अगर हम ऐड ऑन करते हैं, मतलब हर चीज को बहुत ध्यान से लाइक दिस इज समथिंग कि जैसे आप एक रेगुलर अपना चेकअप कराते हो जी, आप अपनी बॉडी का एक रेगुलर चेकअप कराते हो, तो ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है जहां आप रहते हो तो आपको एक रेगुलर टच में रहना ही चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आप उन्हें कैश कर सको, वरना आदमी जिंदगी भर परेशान ही रहता है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम हमें दिया और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताया ये सब चीज़ें कि वास्तु से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाकी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको लेके हम बहुत लंबी बातें कर सकते हैं और जो व्यूवर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं कि पॉडकास्ट में हम लेकर आएँ, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।